हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा हुआ। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो 3 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो एनसीईआरटी बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ पर आपको वो तीनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। तो देखिए, पहले प्रैक्टिस सेट में हमने ये दोनों पीडीएफ कवर कर ली थी, दूसरे प्रैक्टिस सेट में ये, और तीसरे प्रैक्टिस सेट में आवृतबीजी और अनावृतबीजी पौधों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इस पीडीएफ में हम देखेंगे पादप कायकी और पोषण। ठीक है, यानी कि पौधों का पोषण वगैरह कैसे होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो चलिए देखिए, हम अपनी पीडीएफ पर आ गए हैं। ठीक है, पादप कायकी और पोषण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। इससे पहले बता दूं कि यूपी पीसीएस के नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस का हो, या फिर हरियाणा पीसीएस का हो 2023 का। ठीक है, तो उन सब की वीडियो की जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। और हरियाणा ग्रुप डी, ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो मार्च अप्रैल में बताया है, तो आप भी इन वीडियो को प्रैक्टिस सेट लगाकर अपनी A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था वहाँ पर एकदम डीप लेवल में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये एनसीईआरटी की बायोलॉजी चल रही है और एनसीईआरटी के इसके बाद चलेगी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, सारी एनसीईआरटी से। तो चलिए, ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन पौधे के जल, ठीक है, पौधे में जल अवशोषण और कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन। और ये डीप लेवल के एकदम पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित कौन सी लकड़ी हवा में खुला छोड़ देने पर अनुपयोगी हो जाएगी। तो ये भीगी लकड़ी, मतलब कोई गीली लकड़ी है तो उसको हवा में खुला छोड़ दोगे, एक तो वो गीली और ऊपर से हवा चल रही है तो जलेगी। बिल्कुल नहीं जलेगी, तो उसी को कहते हैं भीगी लकड़ी। आगे चलिए, प्याज, ठीक है, प्याज रूपांतरित रूप है तो ये तने का है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, किस पौधे, ठीक है, किस पौधे का लू, ठीक है, किस पौधे का लू भूमिगत पाया जाता है। तो भूमिगत पाया जाता है मूंगफली के पौधे का, ठीक है, क्लू। आगे देखिए, कायकी, ठीक है, कायकी प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे के सभी स्तांतियों से प्राप्त स्तांतियों का प्राप्त किया जाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता परिरूपण या फिर क्लोन। नेक्स्ट देखिए, पौधों में, ठीक है, पौधों में जल, ठीक है, जब भी जल की बात आएगी तो वहाँ पर होगा जाइलम। ठीक है, पौधों में जब भी या फिर जाइलम की बात आएगी तो ये जा से बनेगा जाइलम और जा से बनेगा जल। ठीक है, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक होता है जाइलम, ठीक है, ये जल बनाता है पौधों के लिए, पौधे पूरे मतलब जड़ों से लेकर ऊपर तक पूरे में पौधे में पानी पहुँचाता है। और एक होता है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है। तो फ्लोएम बनाता है खाना, ठीक है, पौधे के लिए भोजन बनाता है। तो याद रखना। आगे चलिए, छड़ाकार जीवाणु कहलाता है तो ये कहलाता है बैसिलस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्न में से बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए बीज के लिए। फ्रेंड्स, मान लो आप कोई खेती वगैरह कर रहे हो, ठीक, तो बीज डाल दो, तो चाहे सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, ठीक, लेकिन वो बीज बड़ा हो जाएगा, पौधा बन जाएगा। फ्रेंड्स, तो याद रखना, बीज अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जो घरों में जो ये गमले वगैरह रखे रहते हैं, कई तो अंदर होते हैं, कई छत पे रखे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चाहे प्रकाश पहुँचे या ना पहुँचे तो वो पेड़ ऐसे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, और सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, कई बार बता रखा है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत है तो यह है जल। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संकरण, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश के किस संगठन का अवशोषण होता है। तो ये नीला और लाल। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, संगरोधन, ठीक है, संगरोधन नियमन या फिर
कैलोरी नाइट नियंत्रण किसके साथ संवर्धित होता है? तो ये होता है वृद्धि या फिर रोग नेत्र तंत्र का प्रवेश औषधिकरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी है और बायोलॉजी ऊपर से, ठीक है, ऊपर से बायोलॉजी है और ऊपर से एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो थोड़ा टफ लग सकती है। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज वगैरह है या फिर जो ये टाइप कर रखा है तो बायोलॉजी के शब्द ऑलरेडी क्लिष्ट होते हैं और ऊपर से ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो पके अंगूर में होता है तो ये फ्रक्टोज होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए एंजाइम, एंजाइम किसकी उपस्थिति, एंजाइम किसकी उपस्थिति ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित करती है? तो ये करती है जाइमेज को। ठीक है, आगे देखिए कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तियों पत्तेदार सब्जियों में होता है? तो हरी पत्तियों में सबसे ज़्यादा होता है लोहा या फिर आयरन जिसको बोलते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियाँ या फिर हरी सब्जियाँ खाओ, खासकर पालक वगैरह। ठीक है ना, आगे चलिए पौधों की जड़ों तक जल किस प्रकार पहुंचता है? तो ये केशिकीय तत्व के द्वारा, केशिकीय तत्व। डिफरेंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है केशिकीय तत्व। और कई बार ये क्वेश्चन डीप में पूछ लेता है कि जो गांव में लालटेन वगैरह होती है ना, मान लो ये लालटेन सी है, ठीक है ना, ये लालटेन है ऐसी बनी होती थी ना, तो यहाँ पर उसके होता था, मतलब मिट्टी का तेल भरा होता था और यहाँ पर उसकी बाती होती थी, तो यहाँ से तेल ऐसे बत्ती में चढ़ के ऊपर जाता था, तो उस प्रक्रिया को भी केशिकीय तत्व कहते थे। ठीक है, याद रख लो। मान लो गांव में ये दीवा वगैरह होता है ना, तो यहाँ तेल होता है, यहाँ पर दीवा का बत्ती होती है, तो ऐसे तेल ऊपर चढ़ता है ना, तो कई बार डीप में पूछ लेता है, तो इस प्रक्रिया को भी केशिकीय तत्व कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। रेशेदार जड़ तंत्र युक्त पौधे होते हैं तो उनको कहते हैं एक बीजी पत्र। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिखाई दे रहा होगा, नहीं थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए पुष्प का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में भाग लेता तो वो है, उसको कहते हैं कैलेक्स। दालें, ठीक है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे में क्या संश्लेषित होता है? तो ये होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस अभिकर्मक अथवा अभिकारक का प्रयोग पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए होता है? तो ये होता है आयोडीन का विलयन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आयोडीन की कमी हो जाता है घेंगा रोग। ठीक है, ये कई बार बता दिया है और जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में विनिमयुक्त गैस है तो ये है ऑक्सीजन। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है। तो विटामिन ए में मिलता है गाजर। ठीक है, और कहीं यहाँ पर पूछा गाजर में क्या मिलता है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए गाजर में, विटामिन C खट्टे फलों में, विटामिन D सूर्य के प्रकाश में और विटामिन E मिलता है गेहूं के तेल में या फिर अंकुर के तेल में। आगे चलिए आगे देखिए पौधे किस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं? तो ये श्वसन प्रक्रिया में। ठीक है, रेस्पिरेशन टाइम पे। इनमें से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व है? तो ये है बोरोन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, गांठ युक्त जड़ें सामान्यतः किस पौधे में पाई जाती हैं? तो दाल के पौधे वगैरह देखे होंगे तो उनके नीचे गांठ पाई जाती हैं जड़ों में। ठीक है, याद रखना। पर्णहरित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मिलता है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए 30वां नंबर क्या कहता है, एक कंद। ठीक है, एक कंद आलू को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। मान लो एक आलू है, उसको दो पार्टों में काट दिया एक। डिफरेंस तो सिंपल वे में समझिए, मान लो ये आलू है, इसके दो टुकड़े कर दो। डिफरेंस ये बात कह रहा है कि मान लो एक आलू है, उसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है और एक पार्ट पे, कटे हुए पार्ट पे आयोडीन की 2-3 बूंदें गिराई जाती हैं। डिफरेंस आलू को काट दिया, बीच से दो टुकड़े कर दिए और इस टुकड़े पर 2-3 बूंदें आयोडीन की गिराई जाती हैं, तो फिर आलू का रंग कैसा हो जाएगा? तो आलू का रंग भूरे से नीला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, शीत। ठीक है, यानी कि शीत ऋतु में प्राणियों की निद्रा अवधि क्या होती है? तो ये होती है शीत निद्रा या फिर हाइबरनेशन। ठीक है, कई बार ये ऐसे पूछा जाता है
किसी ऋतुओं में प्राणियों की निद्रा को क्या कहते हैं, तो वो इंग्लिश में लिखा मिलता है, ये हाइबरनेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए खट्टे। ठीक है, खट्टे फलों के पौधे की पत्तियों पर, ठीक है, खट्टे पौधे की पत्तियों पर पीले धब्बे का कारण किस तत्व की अल्प उपलब्धता के उपलब्धता तथा अनुपस्थिति में होता है, तो यह है मैग्नीशियम। ठीक है, सिंपल वे में समझ लो। मान लो जो खट्टे खट्टे पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है ना, खट्टे फल जो देते हैं, तो उन पौधों पर उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो पीली किस वजह से हो जाती हैं, तो वहाँ पर मैग्नीज की कमी के कारण, ठीक है ना, खट्टे फलों की पत्तियां पीली हो जाती है। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। आगे देखिए किसकी, ठीक है ना, किसकी अनुपस्थिति में बीज अंकुरित हो सकता है, तो ये शुरू में ही बता दिया था। अगर सूर्य का प्रकाश ना भी होना तब भी बीज अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण प्रकाश की जरूरत नहीं होती। आगे चलिए पौधे द्वारा अत्यधिक अवशोषित जल का निकासन किसके द्वारा होता है, तो ये वाष्पोर्जन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाष्पोर्जन। आगे चलिए पत्तियों के लाल, नारंगी तथा पीले रंग का क्या कारण है, तो यह है कैरोटीनॉइड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप नहीं है, तो यह अमर बेल, ठीक है, कीटों को नहीं खाती है। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पादप है, तो ये डैसेरा, ठीक है, डैसेरा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए बीजों में निद्रा का नियमन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एबिसिलस अम्ल के द्वारा। आगे देखिए शीत प्रक्रिया, ठीक है, शीत प्रक्रिया पौधे की वसा झिल्ली क्या होती है, तो शीत प्रक्रिया में पौधे की वसा झिल्ली असंतृप्त वसा अम्ल का उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट देखिए करक्यूमिन, ठीक है ना, करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है, तो ये हल्दी से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पादप रंजक प्रकाश के लाल और इंफ्रा लाल भाग को अवशोषित करता है, तो ये करता है फाइटोक्रोम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिक प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के रूप में टूटती है किस रूप में जानी जाती है, तो उसको कहते हैं क्वेचिंग। नेक्स्ट देखिए स्थिर अथवा पौधे के मुरझाने का क्या कारण होता है, तो ये होता है वाष्पोर्जन। ठीक है, कहते हैं ना कि ज़्यादा पौधे में पानी ना डालो कि उसकी जड़ें मर जाएंगी, ठीक है, तो फिर मुरझा जाएगा, तो मुरझाने का कारण होता है वाष्पोर्जन। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, याद रखना इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाष्पोर्जन। आगे देखिए निम्न में से किसमें पर्यावरण हितैषी, सिंपल वे में समझिए। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो पर्यावरण हितैषी है और उसको 3 RRR के नाम से जाना जाता है, तो वो है रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए किस सबपोषी थैलोफाइट्स में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, तो ये होती है शैवाल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेबल शर्करा यानी कि जो घरों में खाने की चीनी होती है, तो उसमें सुक्रोज होता है। ठीक है, टेबल शर्करा यानी कि जो घरों में जो चीनी वगैरह होती है, तो उसकी बात हो रही है। और ये वो घरों में जो चीनी होती है तो उसको कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, और ये आई थिंक CET में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये हाल फिलहाल में। क्लोरोफिल में तो मैग्नीज होता है, कई बार बता दिया। आगे चलिए हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। तो देखिए यानी कि हाइड्रोपोनिक्स होता है मतलब जल के अंदर पौधों को उगाना, तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए हाइड्रोपोनिक्स पौधों के विकास की प्रक्रिया है जिसमें जो किसके उपयोग के बिना होती है, तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में पौधे लगाते हैं, तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखना। आगे देखिए, ठीक है, सब परागण, ठीक है, सब परागण किसे दर्शाता है, तो ये दर्शाता है एम्ब्रीडिंग या फिर अंत प्रजनन को, ऑप्शन नंबर ए। फूलों में जो खुशबू होती है तो वो कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, जो फूलों में खुशबू होती है तो उससे कीट अट्रैक्ट होते हैं फूलों की तरफ। आगे चलिए निम्न में से कौन सा तना रूपांतरित नहीं है, तो शकरकंद। आगे चलिए शकरकंद, ठीक है, शकरकंद के कंद बहुगुणित, ठीक है, बहुगुणित अंडप या फिर व्युत्क्रांति जयांग में
प्रलुप्त होते हैं तो ये होते हैं पूर्ण रूप में। ठीक है, इसको याद रखना। बहुगणित अंडब में जयांग कैसे होते हैं, तो ये पूर्ण रूप में प्रलुप्त होते हैं। आगे देखिए, पौधे जो जल की कमी में मरुस्थल में उगते हैं, तो मरुस्थल वाले ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको कहेंगे जीरोफाइट। ठीक है, जीरोफाइट जो रेगिस्तानी वनस्पति है तो उसको कहेंगे मेडोफाइट या फिर इंग्लिश में कहेंगे जीरोफाइट। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे, मतलब जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं तो उनको कहते हैं जीरोफाइट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन गतिशीलता का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या कहता है। जब हम छुई मुई का पौधा देखा होगा, जब हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है या फिर मुरझा जाता है। ये पत्तियों के सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संकुचन गति। ठीक है, संकुचन गति की वजह से जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है या फिर मुरझा जाता है, या फिर उसको कहते हैं सिस्मोनास्टिक गति। ठीक है, ऑप्शन में ज़्यादातर यही रखता है संकुचन। आगे चलिए, कोशिका के फूलने का क्या कारण है, तो ये है एंडोस्मोसिस। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अंत शोषण की प्रक्रिया किसमें अंतर्निहित होती है, तो अवशोषण। ठीक है, अंत शोषण की प्रक्रिया किसमें अंतर्निहित होती है, तो अवशोषण में होती है। आगे देखिए, एक कोशिका का आयतन बढ़ता है तो इसे डैश में डाला जाता है, तो इसे हाइप्रोटोनिक्स में डाला जाता है। ठीक है, या फिर ये देख ले, अल्प अपसारी विलयन में डाला जाता है या फिर हाइप्रोटोनिक्स। आगे देखिए, जल का स्थानांतरण है तो ये है एपोप्लास्टिक और समप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वक्र के आकार की रक्षा सेल किस में उपस्थिति होती है, तो ये होती है द्विबीजीय पत्र पादप, एक बीजीय पत्र पादप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। डंबल के आकार की सुरक्षा कोशिका किस में उपस्थित होती है, गेहूं में होती है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का खुलना आधारित होता है, तो ये अंतर प्रासरण के आधार पर होता है। आगे देखिए, 2-4। ठीक है, 2-4D, ये ऐसे आता है क्वेश्चन, और ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है 2-4D। ठीक है, 2-4D। तो देखिए, 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी किस रूप में यूज होता है, तो ये खेतों के बीच में, ठीक है, फसल के बीच में ये घास फूस उग जाता है तो उसको कहते हैं खरपतवार। ठीक है, तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए 2,4-D यूज होता है। ठीक है, खरपतवार नाशी है ये। आगे चलिए, ड्रेसेरा के रेशे की गति किससे संबंधित है, तो ये है, तो देखिए ड्रेसेरा। ठीक है, ड्रेसेरा के रेशों की गति किससे संबंधित है, तो ये है थिग्मोट्रोपिज्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, तो ये कहलाता है पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, तो ये पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन या फिर फोलिया। ऑप्शन नंबर बी। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे उत्पन्न होते हैं तो उसको कहते हैं परागण। आगे देखिए, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, तो ये पत्तियों का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषणात्मक वर्णक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषणात्मक वर्णक नहीं है, तो ये एंथ्रोसाइनिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, वह कोशिका जो सुरक्षा कोशिका अर्थात गार्ड सेल से संबंधित है, तो ये है सहायक कोशिका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए, स्टार्च का शुगर में परिवर्तित होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो यह स्टोमेटा के रंध्रों का खुलना। पॉलीसाइडे प्राइकाइमा का पत्तिका का मुख्य कार्य क्या है, तो यह है विष। ठीक है, याद रखना है इसको। जो पॉलीसाइडे प्राइकाइमा की पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये जहरीली पत्तियाँ होती है, यानी कि विष। आगे चलिए,
गन्ने का लाल यस्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है कैलेट्रोट्राइकम के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार ये पूछ लेता है कि जो लाल रस्ट रोग है किसका है, तो ये गन्ने का। ठीक है, आगे देखिए सूर्य का सर्वाधिक स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो हरे पौधों के द्वारा। मॉलिबेडिनम की कमी किसकी क्रियाविधि को प्रभावित करती है, तो ये नाइट्रोजेनी। तो चलिए कहाँ पर थे, ठीक है यहाँ थे ना। तो मॉलिबेडिनम की कमी किसकी प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो ये करती है नाइट्रोजेनिनेज को। ठीक है, नाइट्रोजेनिनेज को करती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे क्लोरोप्लास्ट की द्वि अवरूपकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये करता है गन्ना। आगे देखिए किस भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए एजोला का प्रयोग किया जाता है, तो ये धान की खेती की फसल को बढ़ाने के लिए एजोला का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन भोजन और अन्य पदार्थों का पौधों में परिवहन करता है, तो मैंने बताया था ना ये फ्लोएम है। तो इसका काम है पौधों के लिए खाना बनाना यानी कि भोजन। और जाइलम का कार्य है जल का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पौधे में क्राउन गोल बीमारी का कारण है, तो ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्राइबेफिशियम। ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्राइमेफासियंस। ठीक है, ट्राइमेफासियंस। आगे चलिए पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी प्रकाश, तो हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये पर्णहरित या फिर क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, डैश ग्लूकोज का एक बहुसंकलित पॉलीसेकेराइड है जो ऊर्जा के रूप में जानवरों तथा कवकों की सहायता करते हैं, तो यह है ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ पर रख दो ग्लाइकोजन को। देखिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुसंश्लेषित पॉलीसेकेराइड है जो ऊर्जा के रूप में जानवरों और कवकों की सहायता करते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए क्या कहता है, वातावरण में ऑक्सीजन स्रोत का कारण क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण। कीट पक्षी नाइट्रोजन के लिए कीटों को कैद कर लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये पौधे होते हैं कीट पक्षी। मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, तो एक पौधा है तो इसके टहनियों पर एक ऐसा झोला सा होता है। ठीक है, ये झोला सा ऐसा ढक्कन सा होता है। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, पता नहीं क्या बना दिया। ठीक है, मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, तो इसमें एक झोला सा ऐसा ढक्कन सा होता है। तो जैसा ही इसमें कीट पक्षी को भी आएगा ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, मान लो ये इसका झोला सा है, तो जैसे इसके अंदर मतलब कोई कीट पतंगा वगैरह उड़ के आता है तो ऊपर से ये पौधा एकदम ढक्कन बंद कर देता है। इसी को कहते हैं कीट पक्षी। तो ये पौधे कीट पक्षी क्यों करते हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पक्षियों को कैद कर लेते हैं या फिर कीटों को। आगे चलिए नाइट्रोजन का वायुमंडल नाइट्रोजन के सूक्ष्मी जीव अपघटन के रूप में जाना जाता है, तो यह है विनाइट्रोजनीकरण। आगे देखिए बीज अंकुरण के अवमंदन का क्या कारण है, तो यह है फाइटोफोरा और इंसफेटेसिस। ठीक है, आगे देखिए वाष्पोत्सर्जन की दर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर कब बढ़ती है, तो ये बढ़ती है गर्मी शुष्क और हवादार स्थिति में। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की दर कब बढ़ती है, तो ये शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ जाती है। डिफरेंस आगे देखिए यदि जाइलम तथा फ्लोएम समान त्रिज्या में अवस्थित होते हैं तो ऐसे संवहन को कहते हैं कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल। आगे देखिए व्यावसायिक रूप में कॉर्क किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये होता है एक्यूरस प्रजाति से। आगे देखिए गहन कृषि किससे संबंधित है, तो ये देखिए उपलब्ध भूमि
के गहन उपयोग द्वारा वृद्धि, ठीक है। उपलब्ध भूमि के गहन उपयोग द्वारा उत्पादन की वृद्धि को कहते हैं गहन कृषि। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, फ्लोएम के बारे में बता रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फ्लोएम में शर्करा का परिवहन गैर अपचयित रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 95 नंबर देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन का संयोग असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत बताना है। तो देखिए, गलत है ब्राजीलियस, ठीक है। ब्राजीलियस कली व बीजों में सुसु, ठीक है, सुसु। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर गलत बताना था। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है कि जो ब्राजीलियस, ठीक है, ब्राजीलियस की वजह से कली और बीजों की सुसुप्ता अवस्था ये से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। आगे देखिए, C3, ठीक है। C3 पौधे ऑक्सीजन के उच्च दाब में प्रकाश संश्लेषण का निषेध क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बारबर्ग प्रभाव। आगे देखिए, पौधे के प्रति अल्प, ठीक है, पौधे को जो अति अल्प में जीवन निर्वाह में सक्षम होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं जीरोफाइट, ठीक है। ये बता दिया मैंने कि ये अति अल्प और जो बिल्कुल कम पानी में उगते हैं। तो कम पानी वाली जो वनस्पति है तो ये जीरोफाइट है। और कई जगह ये मृद वनस्पति भी लिखी मिलेगी जो कि होती है रेगिस्तान में, ठीक है। ऊपर बताया था। आगे चलिए, कोशिका, ठीक है, सुरक्षा कोशिका किससे घिरी होती है। तो ये स्ट्रोमेटा से। आगे देखिए, पुष्पीय पौधे, ठीक है। पुष्पीय पौधे में 4 मेगास्पोर में क्रियात्मक तथा विकारी मेगास्पोर का अनुपात है। तो ये 1/3। नेक्स्ट देखिए, सहायक ब्लड, ठीक है। सहायक ब्लड पौधे के किस भाग से विकसित होता है। तो ये शाखा। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, निम्न में से जाइलम किसके परिवहन में सहायक है। तो ये शुरू में ही बता दिया था, जहाँ ये जाइलम आएगा वहाँ ये जल का कार्य करेगा। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, पौधे, ठीक है। पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो केसर मिलता है वर्तिकाग्र से। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर्णहरित द्वारा डैश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में। दालचीनी, ठीक है, दालचीनी प्राप्त होती है पौधे की छाल से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, न्यू मेटोफोर का क्या कार्य है। तो ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन को प्राप्त करना। आगे देखिए, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण विनिर्मित प्राथमिक जाइलम तत्व कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रोटोजाइलम, ठीक है। आगे देखिए, प्राथमिक प्रोटो तत्व के बाद दूसरा विनिर्मित तत्व कहलाता है। तो ये जाइलम पैनरेन कायमा, ठीक है। पैनरेन जाइलम पैनरेन कायमा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बायोलॉजी के वर्ड एकदम डीप लेवल के हैं। आगे देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा 108 नंबर, तने, ठीक है। तने में पेट्रोजाइलम तथा केंद्र की ओर मेटाजाइलम अंगतंत्र की परिधि से जुड़ते हैं। इस प्रकार का प्राथमिक जाइलम को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं एंडर्च, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, तने में पेट्रोजाइलम तथा केंद्र की ओर मेटाजाइलम एक दूसरे की परिधि की ओर जुड़ते हैं और बनते हैं। तो इसको कहते हैं एंडर्ज। ये देखिए, डीप लेवल के हैं। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन। आगे देखिए, स्केलर, ठीक है। स्केलरन काइमा से निर्मित होकर डैश बनता है। ये प्राथमिक फ्लोएम की अनुपस्थिति, ठीक है, प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन द्वितीय फ्लोएम में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनको कहते हैं फ्लोएम रेशा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प में नर जनन अंग है। तो यह पुंकेसर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा है, ठीक है। तो पुष्प में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर कहते हैं। और पुष्प में स्त्री जनांग को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। जड़ों में
प्रोटोजाइलम जड़ की परिधि केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम जड़ केंद्र की ओर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार प्राथमिक जाइलम व्यवस्थापन क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं एस्कॉर्क। फ्रेंड्स एस्कॉर्क कहते हैं इसको, एस्कॉर्क। तो ये थी एक वीडियो फ्रेंड्स बायोलॉजी का पार्ट नंबर 4, इसमें हमने 112 क्वेश्चन देखे हैं फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। तो मतलब 112 क्वेश्चन देख के हम यहाँ तक पहुँच गए फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम देखेंगे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट वगैरह देखेंगे फ्रेंड्स। तो एनवायरनमेंट में भी अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 130 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ फ्रेंड्स। कंटेंट वगैरह पसंद आता है फ्रेंड्स, कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो एक लाइक करेंगे फ्रेंड्स। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है एकदम डीप लेवल की तैयारी करने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस रखना ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस वगैरह, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस की जो सीरीज चल रही है आप वहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं एकदम डीप लेवल की। और जैसे ही हमारी चाहे जियोग्राफी ख़त्म हो जाए फ्रेंड्स, चाहे हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए, और जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद मैं 2000 क्वेश्चन तैयारी कर रहा हूँ भारत के आर्ट एंड कल्चर के, यानी कि भारतीय कला और संस्कृति के। तो जुड़िए फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।